हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो है 23 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट करंट अफेयर। तो फर्स्ट करंट अफेयर है कि हाल में जो है डॉक्टर जयंत माधव का क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, असम से। उन्होंने जो है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट कॉर्प के वित्तीय सलाहकार में और साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी के अंदर निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वह उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और 2003 से लेकर 2009 तक मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार भी रहे हैं, यानी अच्छा खासा अनुभव था इन्हें। ठीक है, तो डॉक्टर जयंत माधव जिनका हाल में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो वो अर्थशास्त्री थे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है, किसने, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपनी होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का क्या बना दिया है, ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया है। इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, कौन बने हैं, लुइस हैमिल्टन बने हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन है, वो हैं क्वांग मोकू। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के उपाध्यक्ष और सीईओ हैं चो सेओंग जिन। और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मुख्यालय है वो है दक्षिण कोरिया। तो याद रखना, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं, लुइस हैमिल्टन बने हैं। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट प्लस फीस पोर्टोफोलियो यानी बी फीस तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल में जो है बी फीस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान का हॉट स्टार पर पूरे आईपीएल के दौरान यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फीज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं के लिए एक स्वाद का अनुभव कराएगा। तो याद रखना है कि बी फीस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पार्ले एग्रो के सीईओ हैं शाहन चौहान और पार्ले एग्रो के मुख्यालय हैं मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल में ही भारत की पहली वायुसेना की महिला अधिकारी विंग कमांडर डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो याद रखना कि भारत की पहली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर कौन थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन, जिनका हाल में क्या हो गया, निधन हो गया है। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। वह अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। फिर उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज भी किया। अगस्त 1972 में रमनन को विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया, यानी उनका प्रमोशन हुआ और 5 साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। और फरवरी 1979 में उन्होंने क्या ले लिया, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड ले लिया था। तो याद रखना, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन जो है वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो वो क्या थी, विंग कमांडर थी, वो भी किसकी, भारतीय वायु सेना की। ठीक है, तो महिला अधिकारी, पहली महिला अधिकारी थी जो विंग कमांडर थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। अगली करंट अफेयर है 11वीं बटालियन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने सिक्किम के अपने पैंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक पहुंच बनाने के लिए एक साइकिल अभियान शुरू किया है। ठीक है, आईटीबीपी ने क्या किया, सिक्किम के जो पैंगोंग बेस है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा अभी हाल में, तो वहाँ पर जो है जो भी आसपास जो सीमाओं के आसपास के गांव हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चलाया है, साइकिल अभियान चलाया। तो याद रखना, हाल में किस फोर्स ने जो है साइकिल अभियान की शुरुआत की, तो आईटीबीपी ने की है। सिक्किम के संस्कृति, सड़क और पुल विभाग के मंत्री
समदूप लेप्चा ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। आईटीबीपी के द्वारा कुल 218 किलोमीटर के कठिन इलाकों को जो है 20 दिनों के अंदर कवर किया जाएगा। यह टीम सीमा के गांवों के लोगों को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और साथ साथ में चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्वच्छता और सैनिटाइजिंग सामान वितरित भी करेगी। तो हाल में जो है किस बटालियन के द्वारा या किस फोर्स के द्वारा साइकिल अभियान की शुरुआत की गई, तो वो है आईटीबीपी। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कौन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला जो है रामसर स्थल बनने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत में रामसर साइटों की संख्या टोटल कितनी है, 38 है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल होगा। ठीक है, याद रखना कि हाल में जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है। ठीक है, तो इससे हमारी जो साइट होंगी वो कितनी बढ़ जाएंगी, 38 हो जाएंगे। और दक्षिण एशिया में जो सबसे अधिक जो रामसर साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, भारत के पास। और हम लोग बात करें तो उत्तराखंड का ये पहला रामसर स्थल भी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कुछ नदियाँ हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, भागीरथी नदी, गोला नदी और काली नदी। और उत्तराखंड का लोक नृत्य है झोरा और झोलिया। ठीक है, झोरा जो नृत्य है वो एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। झोरा नृत्य जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविरैप नामक एक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है। ठीक है, तो कौन सी, कोविरैप जो नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है, किसने की है, आईआईटी खड़गपुर ने। तो याद रखना कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक किसने विकसित की है, वो विकसित की है आईआईटी खड़गपुर ने, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी आसान है और सस्ती भी है, जो 1 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट देने में सक्षम होगी। कोविरैप तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है और इसे एक अधिकृत ICMR प्रयोगशाला द्वारा रोगी के नमूनों के साथ कठिन टेस्टिंग के बाद मंजूरी दी गई है। ठीक है, ICMR ने क्या दी दी है, मंजूरी दी दी है किसको, कोविरैप नामक एक कोविड-19 की चेकअप करने वाली जो तकनीक है उसको। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के जो निदेशक है वो है प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी। आईआईटी खड़गपुर का जो मुख्यालय है वो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। तो आपको याद रखना है कोविरैप नामक एक जो टेस्ट तकनीक है, ठीक है, कोविड-19 टेस्ट तकनीक है, वो किसने डेवलप की है, तो आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप की है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल में जो है पर्यटक मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटक संख्या की यानी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश क्या रहा है, टॉप पर रहा है। ठीक है, तो 2019 में सबसे ज़्यादा, ठीक है, भारत के लोगों को, जो भारत के लोग जो पर्यटक के तौर पे घूमते हैं उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश किस पे रैंक पे रहा है, टॉप 1 रैंक पर रहा है। ठीक है, तो भारतीय पर्यटक संख्या की 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 2019 में 53.6 लाख करोड़ घरेलू पर्यटक ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कि कुल यात्रियों का 23% के आसपास है। इसके बाद तमिलनाडु और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे है। वही तमिलनाडु जो है विदेशी पर्यटकों के मामले में क्या रहा है, शीर्ष पे रहा है।
यदि हमारे देश के लोगों की बात आएगी तो यूपी फर्स्ट पे रहेगा, और विदेशों पर्यटकों की बात आएगी, देश की सीमा के बाहर के पर्यटकों की बात आएगी तो तमिलनाडु फर्स्ट पे रहेगा, जिस पे साल भर में जो है 68 लाख विदेशियों ने राज्य का दौरा किया। इस सूची में महाराष्ट्र 55 लाख के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश तीसरे पर रहा है। ठीक है, यदि विदेश पर्यटक की बात आएगी तो यूपी थर्ड पे चला जाता है, और घरेलू पर्यटक की बात आएगी तो यूपी टॉप पर रहेगा। गोवा में 2019 में 9 लाख से भी अधिक पर्यटकों ने के साथ सूची के आखिरी स्थान पर रहा है गोवा। ठीक है, 2019 में। तो याद रखना, घरेलू पर्यटकों के मामलों में उत्तर प्रदेश टॉप पे और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा है। चलिए अगली करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत में हर साल जो है 21 अक्टूबर को, ठीक है, कब 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने के और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों के पालन करने में लगा दिया है। ठीक है, जो भी मतलब कि सर्विस देते हुए शहीद हुए हैं, ठीक है, पुलिसकर्मी, उनकी याद में जो है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं, और अगली करंट अफेयर हमारी है ये इंटरनेशनल स्टडरिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, इस इंटरनेशनल स्टडरिंग अवेयरनेस डे अर्थात हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टडरिंग अवेयरनेस डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या उन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टडरिंग अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है जनवरी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो याद रखना, जनवरी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। अंतिम करंट अफेयर आज की, भारत ने SCO देशों के महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक में हिस्सा लिया। SCO देशों में महाअभिवक्ताओं यानी कि प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ SCO की 18वीं बैठक 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। ठीक है, किसकी? SCO की महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक के अंदर भारत ने हिस्सा लिया। ठीक है, ये कब आयोजित की गई थी? 20 अक्टूबर 2020 को। इसके अंदर जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो है हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। ठीक है, किसने हमारा जो है प्रतिनिधित्व किया है? तुषार मेहता जी ने हमारा प्रतिनिधित्व किया है। बैठक के दौरान सभी अभिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान प्रदान के सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत 2021 में SCO के अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है SCO बैठक की मेजबानी कब करेगा? 2021 में करेगा। और जो 2020 के अंदर जो ये बैठक हुई है उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जनरल तुषार मेहता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, ये कौन सी बैठक थी? ये 18वीं बैठक थी। आई होप दोस्तों आपको ये करंट अफेयर पसंद आई होगी, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इससे भी अच्छी और MCQ टाइप की करंट अफेयर प्रोवाइड कराई जाए। पर वीडियो पे लाइक थोड़े कम आ रहे हैं भाई, लाइक बढ़ाइए थोड़े वीडियो पर, जिससे क्या हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको अच्छे तरीके से और भी मेहनत करके, ठीक है, जितनी मेहनत करें उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको अच्छी करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।